देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने नॉर्मल रिएक्शंस को कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी समझा हमने। उसका एक्शन रिएक्शन पेयर को भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे अब टेंशन के बारे में, टेंशन फोर्स क्या होता है। ठीक है, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ड्राइंग ड्राइंग टेंशन फोर्स। ड्राइंग टेंशन फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, देखो अभी जो हम देखेंगे, ड्राइंग करेंगे टेंशन, ड्राइंग टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को समझना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझे कि टेंशन फोर्स है क्या। ठीक है, टेंशन फोर्स होता क्या है। क्लियर? पहले हम डिस्कस करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन फोर्स। ठीक है, अगर टेंशन फोर्स को मेरे कंडीशन में चलोगे तो एक और नाम इसको देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पुलिंग पुलिंग फोर्स। जैसे नॉर्मल के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मल क्या होता है, पुशिंग फोर्स। वैसे ही टेंशन क्या होता है, ये जो कंडीशन है इसको हम लोग पुलिंग फोर्स कहते हैं। कि जब मैंने फोर्स स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि बेसिकली दो नेचर का फोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना। ठीक है, कि इस कंडीशंस में टेंशन फोर्स को क्या डिफाइन करेंगे हम, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ देखो क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशंस पहले नोट डाउन कर लो। विच is a property is a property of rope or a point of the rope point of the rope and which equal the the magnitude of the force with which the rope pulls the body connected to it। ठीक है, अब यहाँ समझो मेरी बात को कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन को पुलिंग फोर्स है, तो कभी भी कोई भी रोप में अगर कोई मास तुम हैंग कर दो तो क्या होगा, अगर वो रोप और मास क्या करता है, रोप को नीचे की ओर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन होता है जिसके कारण रोप क्या करता है कि उस मास को अपनी ओर खींचता है, तो ये पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक सिंपल सा एक सिचुएशन बताऊं तो शायद आपको ये सेक्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बेटा सिचुएशन समझना आप, एक छोटा सा सिचुएशन अपन डिस्कस करते हैं जिससे ये टर्म्स बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, इस सिचुएशन को समझना। जैसे सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैम्प is suspended from a chain from a chain
from a chain of negligible mass, of negligible mass। ठीक है, नेग्लिजिबल मास मतलब सिचुएशन मेरे पास ऐसा है कि देखो यहाँ पे कंडीशंस ऐसा दिया हुआ है कि ये सपोज करो ये एक रूफ है, ठीक है, और यहाँ पे ये रूफ के साथ इस तरह से कंडीशन कर रहे हैं हम कि इस जगह एक चेन बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से एक चेन हमने डिजाइन कर रखा है, ठीक है, और चेन के साथ क्या है, एक लैंप लगा हुआ है। ओके बेटा, बल्ब जो लैंप होता है ना, वो लैंप ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। कंडीशन में क्या दिया, द लैंप इज सस्पेंडेड फ्रॉम द चेन, और चेन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, बट ये जो लैंप है इसका मास है m, इसका मास क्या है m। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस पे हमें ये देखना है कितना टेंशन का फोर्स इस पे लगेगा। देखो क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक एक सिचुएशन समझना, मैं सारे सिचुएशंस को आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखना ध्यान से एक एक टर्म्स को समझना, ठीक है, कि जैसे सपोज करो यहां मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, जैसे मैं पहला यहां इस तरह से इसको जो बना रहा हूं ये स्ट्रेट, ठीक है, क्लियर है ना, ये जो मैं बना रहा हूं ये कंडीशन, ये क्या है रूफ, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास पहला रूफ, ये है रूफ। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो क्या है मेरे पास चेन। देखो एक हम और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज चेन, ठीक है, इसके पास बाद हमारे पास एक थर्ड ऑब्जेक्ट है दैट इज लैंप, ठीक है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ये है मेरे पास लैंप, ठीक है। अब यहां समझो हमें सब पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखो एक चीज तो तुम्हारे पास क्लियर है कि जो हम प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस लैंप का मास अगर m है तो डाउनवर्ड एक फोर्स वर्क करेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे mg, और ये एक्चुअल में क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, ये डाउनवर्ड लगेगा। अब ये नीचे आएगा तो ये जहां से ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये देखो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से ये चेन जुड़ा हुआ था, तो ये चेन क्या करेगा, ये नीचे जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर ये टेंशन लगाएगा, ये ऊपर क्या लगाएगा टेंशन, ठीक है, क्लियर आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये जो फोर्स है, अब यहां देखो इस कंडीशन में ध्यान से समझना एक एक बात को, यहां पर इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, द फोर्स acting on the lamp are the downward force, the force acting on the lamp are the downward force of gravity, the upward force टेंशन इन द चेन, अपवर्ड फोर्स क्या होगा टेंशन होगा, अपवर्ड फोर्स क्या बोलेंगे हम टेंशन इन द चेन। देखो इस पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द लैंप क्या क्या है, डाउनवर्ड जो लग रहा है वो क्या है mg, और ये जो अपवर्ड लग रहा है ये क्या हो रहा है, ये कौन लगा रहा है बेटा चेन लगा रहा है, ठीक है ना, ये आ गया, आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सीखो, ये जो चेन है तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था चेन और लैंप का, तो यहां पर चेन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस जगह क्या होगा टेंशन लगाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पे ध्यान से समझना मेरी बात को,
ये जो है ये क्या था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था चेन और रूफ का, तो ऑब्वियसली रूफ और चेन के बीच भी यहां पर ये टेंशन लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या था, चेन और रूफ के बीच, तो यहां पर एक और टेंशन ऐसे लगेगा। अब देखो हमने सारे का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझो, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये टेंशन ये टेंशन ये टेंशन, जितने भी टेंशन हमने लगाए हैं इस पे सारे टेंशन को टी ही लिखा है। तो आप हमेशा याद रखो कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे लगने वाला अगर टेंशन किसी भी साइड का अगर फोर्स बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अभी तो हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग करके उस पे लगने वाले फोर्स दिखाए हैं, तो ऑब्वियसली सब पे लगने वाला टेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में, सब पे लगने वाला फोर्स क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल होगा। तो कहीं दिक्कत नहीं आपको टेंशन समझने में, ठीक है। तो बेसिकली यहां से क्लियर क्या हो जाता है, मेरे पास एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आ जाता है कि टेंशन टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन क्या हो गया, इज अ पुलिंग फोर्स, एक्ट्स acts away from acts away from point of application, point of application होगा ना। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहां जहां देखो, जहां जहां ये ज्वाइंट हो रहा है यही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और हर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये टेंशन कैसे लग रहा है, अवे। ठीक है, अब इसमें पूछो एक्शन रिएक्शन कौन होगा, तो देखो ये रूफ का ये टेंशन और ये सस्पेंशन का ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों को बोल देंगे हम लोग क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है ना। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, ये आपने बताया, अब देखो ये टेंशन और ये टेंशन, इन दोनों को भी अगर हम इधर इंडिकेट करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना किसी टर्म्स को समझने में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन सा है इसमें, ठीक है। यहां भी देखो, यहां भी मैंने मेंशन किया, ये भी क्लियर है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब ये टर्म्स भी तुमको ध्यान में रखना है कि अगर लैंप पर कौन कौन सा फोर्स जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। सर्कल कहीं घसक के इधर आ गया, तुम नोट कर लो, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं बेटा, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब टेंशन के बारे में यहाँ समझा। अब देखो छोटे छोटे सिचुएशंस में हम टेंशन को जानेंगे, ठीक है ना, कि अब हम छोटे छोटे, जैसे हमने नॉर्मल के लिए छोटे छोटे सिचुएशन देखा, वैसे ही अब हम देखेंगे छोटे छोटे सिचुएशंस में टेंशन के बारे में। देखो यहाँ समझना, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे हम कंसिडर करो, जैसे एक सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन समझ लो ऐसे, एक हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, ड्रॉ ड्रॉ द टेंशन ड्रॉ द टेंशन फोर्स ड्रॉ द टेंशन फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड मैन मैं आपको फिगर बताता हूं, फिगर क्या है। फिगर ऐसा है कि ये यहाँ पे ब्लॉक है इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा स्ट्रेट बना देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। देखो अब ऐसे समझना, इस जगह यहाँ पे ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है कि यह इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक पर्सन है मेरे पास, ये जो बंदा है ये इसको क्या कर रहा है, ऐसे हैंग कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसको इस तरह से खींच रहा है,
ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये पर्सन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ठीक है ना, पर्सन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहा है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, ड्रॉ द टेंशन, क्योंकि टेंशन बोल रहा है, तो देखो मेरी बात को समझना। मैंने क्या किया, पहले ब्लॉक और मैन, ठीक है, ये दोनों को हमने एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, एक ब्लॉक एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, और एक मैन का एक सिस्टम ले लिया हमने, मैन को एक सिस्टम ले लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान से समझना, इस ब्लॉक पर आपको ये चीज क्लियर पता है कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इस तरह से फोर्स लगेगा। अगर इस ब्लॉक का मास मैं m कंसिडर करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको आप क्या लिखोगे, mg। ठीक है, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग भी देखो, ब्लॉक क्या करेगा, स्ट्रिंग को, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक टेंशन लगाएगा। क्लियर है ना? अब इस मैन का, तो इस मैन का सपोज कर लिया हमने मास स्मॉल m। ठीक है, अब इस मैन के बारे में सोचना है। देखो इस मैन का भी अगर तुम बात करोगे तो इस मैन पर भी हम कहेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो ऐसे इसके सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे भी लगेगी, और वो कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, और ये भी सरफेस के साथ एक नॉर्मल ऊपर लगाएगा। इसको n डैश ले लो और इसको n ले लो। ठीक है, दोनों अलग अलग नॉर्मल लगेंगे, क्योंकि सरफेस और ब्लॉक का है इसका और इसका रिएक्शन है, तो दोनों के अलग अलग रिएक्शन होंगे, दोनों के रिएक्शन सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो हैंड है, इस हैंड के साथ इसने ऐसे स्ट्रिंग को पकड़े हुए था और इधर से खींच रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक टेंशन लगेगा। आ रही है बात समझ में? अगर ये देखो, अब यहाँ पे मेरी एक छोटा सा टर्म समझना बेटा, कि अगर ये टेंशन जो लगा हुआ है, ठीक है, ये टेंशन और ये टेंशन, अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैन का स्लिप हो जाएगा हाथ स्ट्रिंग से। अगर दोनों में से कोई भी बड़ा होगा तो इसीलिए ये जो टेंशन होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, और नेचर कैसा होता है इसका, पुलिंग नेचर का होता है। कहीं दिक्कत नहीं आपको ये ड्रॉ करने में? आ रही है आपको बात समझ में? चलो अब देखो, अब एक नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे समझो। ठीक है, इसको बस सिचुएशंस की तरह मैं नोट डाउन करके बनाता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट सिचुएशन बेटा ऐसा है कि सपोज करो कि यहाँ एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ऐसा एक ब्लॉक है। क्लियर? इस ब्लॉक को क्या हो रहा है कि यहां से ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक पर्सन है यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में ऐसे इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। ठीक है, ये मैं अलग कर दूं, ये हाथ है इसका, ऐसे खींच रहा है। ठीक है, अब इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ समझो, ठीक है ना, ग्रीनी सरफेस है एकदम मस्त। ठीक है, नेचर का ध्यान रखा हूं मैं इस पिक्चर में। ठीक है, इसका मास है m और इस मैन का मास है स्मॉल m। क्लियर है? अब इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सिर्फ टेंशन बताना है। ठीक है, ऐसे चलो हम सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ये ब्लॉक को अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग एक सिस्टम बना लेते हैं। ये हो गया मेरा ब्लॉक। ठीक है, और इसका मास क्या है हमारे पास, m। तो देखो इस पे अगर तुम कंसीडर करोगे तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। चलो एन डैश ले लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ साथ अब ध्यान देना, स्ट्रिंग बेटा ऐसे है ना, ये जो स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ, ये लगेगा इसका टेंशन। कहीं दिक्कत नहीं इसमें? आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब इस मैन के बारे में डिस्कस करो। ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये बनाया मैंने मैन। ठीक है, अब इस मैन की कहानी पे बात करते हैं। देखो तो यहाँ ये देखो, ये जो इसका हैंड था
इससे उसने स्ट्रिंग ऐसे पकड़ा था, तो यहां पर भी एक टेंशन ऐसे लगेगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये जो मैन है इसके ठीक सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या लगेगा, यहां भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगी। ठीक है, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल एन। देखो, इसको हम ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, इसका कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो देखो, अब यहाँ मेरी बात सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपने समझ ली है। ठीक है, तो एक टर्म्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस टर्म्स को जरूर समझो। ठीक है, क्योंकि जब भी हम न्यूटन्स लॉ में कंसिडर कर रहे हैं ना बातें, तो ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड दोनों साइड से इक्विलिब्रियम में रख के उसको क्या कर रहे हैं, रेस्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। या मोशन हो रहा है तो हम उसको आगे देखेंगे कैसे मोशंस के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो यहां समझना मेरी बात। अब यहाँ पे इस टर्म्स को समझना, एप्लीकेशन, ये क्यों बता रहा हूं आपको, लॉजिकली अभी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वो, हाँ ये क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो ये क्या है, इसको समझना। ठीक है, ये क्या है, अब इस टर्म्स को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना। ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म्स बेटा हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा टर्म्स क्या हम लिखेंगे, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग a particle, a particle in equilibrium, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है, तो यहाँ समझो, अगर मैं बात करूं कि कभी भी कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम में मतलब होता है कि उस बॉडी पे लगने वाला जितना भी फोर्स होता है वो क्या होगा, जीरो। उस बॉडी पे लगने वाला सारा फोर्स क्या हो, समेशन ऑफ द फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। और समेशन ऑफ फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्वियसली उस बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन भी हम कितना लिखेंगे उस पे, जीरो। ठीक है, तो हम क्या एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, if the acceleration, if the acceleration of an object, of an object, of an object is zero, is zero, the object, the object is said to be, is said to be in, said to be in equilibrium, equilibrium। ठीक है, वो सेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, देखो मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली द नेट फोर्स, द नेट फोर्स acting on the object, object is जीरो। जीरो मतलब क्या बोलेंगे हम, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस दैट मीन्स क्या बोलोगे तुम, कि समेशन ऑफ एफ, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, समेशन ऑफ एफ वाई डायरेक्शन में भी लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे
कि बॉडी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कंडीशन करते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो देखो मेरी बात थोड़ा सा यहाँ और समझना, इक्विलिब्रियम को, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम को, ब्रियम, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में बेटा डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ब्रियम। ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब लिख दिया मैंने। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब दोनों में टर्म्स में याद रखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में चारों तरफ के फोर्स क्या है, समेशन जीरो है और वो रुका हुआ है, स्ट्रेस्ड में है। बट डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है, वो मोशन में है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इज इट क्लियर, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object is at rest, is at rest, the the object is said, object is said to be in static equilibrium, static इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात और ये डेफिनेशंस आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में? अब बात करो डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है इस चीज को समझना। ठीक है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में if an object is moving, if an object is moving, if an object is moving with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity, with constant velocity, object is said to be, constant velocity object is said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम। ब्रियम हमेशा याद रखोगे कि एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, मूविंग, इज इट क्लियर? ठीक है, तो भी क्या होगा, अब आपको बात ध्यान में रहेगी हमेशा कि तो भी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इस तरह के इक्विलिब्रियम को अपन डिसाइड क्या करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मैथमेटिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, और उनका नाम, ठीक है, उन्होंने बताया था जिसको हम लोग कहते हैं लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लैमिस थ्योरम। लैम, देखो क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम्स के लिए हम लोग डिस्कस क्या करेंगे बेटा, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम। ठीक है, ये लैमिस थ्योरम क्या है इसको समझना। ठीक है, लैमिस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक, सपोज करो यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल पर तीन कनकरेंट फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, एक इस तरफ सोचो, ये फोर्स है P। ठीक है, दूसरा फोर्स सपोज करो इधर लग रहा है ऐसे।
Q, ठीक है। थर्ड फोर्स समझो, इस पे कहीं ऐसा लग रहा है R, तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां स्टेटमेंट लिख देते हैं, if 3 concurrent forces P, Q and R acting on a particle on a particle acting on a particle, keep the particle in equilibrium, keep the particle in equilibrium, ठीक है। क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में रखा है। जैसे ये जो पार्टिकल है यहाँ पर, इस पर तीन कंकरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, एक P, एक Q और एक R, ये तीनों इसको क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ टर्म समझो कि अगर ये देखो, ये जो है इनके बीच का एंगल क्या है, सपोज कर लिया मैंने अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज द एंगल अपोजिट टू P, ठीक है। अल्फा को क्या बोलेंगे हम, ये देखो, अल्फा is the angle opposite to P, ठीक है। अल्फा एक एंगल है जो क्या है, अपोजिट है किसके, P के, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो यहाँ है, ठीक है, इस जगह हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, अनदर एंगल दैट इज गामा, ये क्या है, गामा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गामा इज द एंगल अपोजिट टू R, अपोजिट टू R, ठीक है। ये क्या हो गया, गामा जो है एंगल है अपोजिट टू R, ठीक है। अब बात करो R की, R तो देखो यहां पे ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास, बीटा, ठीक है। इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बीटा, ये देखो ये जो एंगल है इसके बारे में सोचो, ये क्या बोलेंगे, बीटा इज द एंगल ऑफ opposite to Q, opposite to Q, ठीक है। इतने टर्म समझ में आ गई आपको, इस तरह से हम एंगल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करो कि लेमिस थ्योरम कहता क्या है, इस तरह से देखो, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, फिजिक्स में हम इसको फॉर्मूले की तरह ही यूज करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम इसको फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं। तो लेमिस थ्योरम स्टेट क्या है, लैमिस थ्योरम स्टेट्स, क्या है ये, यहां पे समझना, इसको क्या बोलेंगे, P डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू R डिवाइड बाय साइन गामा। ये लैमिस ने एक थ्योरम में अपना फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग देखो साइन फॉर्मूला भी कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में। जब आप मैथ्स में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला ऐसे कंसिडर करते हैं। अब देखो इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड देखो, अब यहां से, अब इक्विलिब्रियम क्यों बताया मैंने, ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा सिचुएशन देखना, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। जैसे सपोज करो, सिचुएशन से लिख देते हैं यहाँ पे, सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को समझना, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, यहाँ एक, ओ चलो कोई नहीं, यहाँ देखो, यहाँ एक पार्टिकल है,
इस जगह, ठीक है, क्लियर है, इस जगह एक पार्टिकल है, ओके, इसके साथ एक मास हैंग कर रहा है यहाँ पे, ये एक मास यहाँ हैंग कर रहा है m मास का, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है अल्फा और ये एंगल दिया हुआ है बीटा, ठीक है, ऐसा क्लियर है। इसमें हमको इस स्ट्रिंग पर देखो यहां पर कितना टेंशन है, दैट इज T1, और यहां कितना टेंशन होगा T2, और यहां कितना टेंशन होगा T3, ठीक है, क्लियर है। यहां मतलब इफ वी आर आस्क, इफ वी आर asked asked to find tension in the string, tension in the string, ये हमें बताना है। इज दैट क्लियर। अब देखो यहां पे मैं लैमिस थ्योरम यूज करूंगा, एकदम ध्यान से समझना। देखो अगर मैं पर्टिकुलर, देखना एक एक टर्म्स बेटा समझना, अगर मैं सिर्फ इस बॉडी के बारे में सोचूं, देखो m, ये जो T3 टेंशन लग रहा है ना, इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाओगे, यहां हो गया ये मास, ये है मास, ठीक है, और इसके जहां से ये देखो ये है मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये जो स्ट्रिंग है ऊपर, ये इधर क्या लगाएगा टेंशन, और ये टेंशन कितना होगा T3, और ये डाउनवर्ड क्या लगा देगा ग्रेविटी, दैट इज mg। देखो इतनी दूर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आ रही है बात समझ में। अब देखो वो जो पॉइंट मास है, ये जो पॉइंट्स है, इसका तो कोई मास दिया नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लो, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा था, यहां से देखो एक टेंशन मेरे पास इस जगह लग रहा था, और वो टेंशन कितना था T2, ठीक है। एक टेंशन मेरे पास इस जगह से मेंशन किया हुआ था, और ये टेंशन कितना था T1, और एक टेंशन मुझे यहां कंसिडर किया होता है, ये टेंशन कितना है T3, ठीक है। ये देखो आ गया ना वो लैमिस थ्योरम वाले फंडे की तरह, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक एक टर्म्स को, देखो यहां से इसको ऐसे एक पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है। अब देखो थोड़ा फिगर पे ड्रॉ करना बेटा, देख रहा मैं यहां से समझाता हूँ। ये देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा, ठीक है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, आ रही है बात में। ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अल्फा, आ रही है बात में। तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल कितना बोलोगे, सॉरी देखो ये एंगल कितना बोलोगे, गड़बड़ हो रही है, देखो इसको यहां समझना, चलो देखो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। तो इसको देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब इस सेक्शन में आओ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे अल्फा, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे बीटा, ठीक है, क्लियर है, यहां समझो। तो इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे बताओ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो कहीं दिक्कत है इतनी दूर समझने में, नहीं है ना। अब ध्यान से एक टर्म्स और समझो, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्लियर है ये। अब देखो इसमें हम कैसे लैमिस यूज करेंगे, देखना इतना हो गया। तो देखो टेंशन है ये T1, ये क्या लिखा मैंने T1, ठीक है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है हमने T1, ठीक है। तो T1 डिवाइड बाई, देखो T1 इसके अपोजिट एंगल क्या है बीटा, है ना, बीटा प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा साइन बीटा प्लस 90 डिग्री। और यहां देखो T2 के अपोजिट क्या है, देखो T2 के अपोजिट क्या है अल्फा प्लस 90, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 90, ठीक है। अब यहां देखो T3, और T3 के अपोजिट क्या है साइन
180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसा है ना, ये है, ठीक है। अब देखो ड्यू टू द फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ड्यू टू द फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। यहाँ पे ड्यू टू द फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या लिख सकते हैं, T3 जो है इक्वल किसके बेटा, mg के, है ना। T3 किसके बराबर है, mg के। जब T3 mg के बराबर है तो यहाँ पे देखो अब इस जगह क्या लिख सकते, T1 तो साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, T1 अपॉन कॉस बीटा। और ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन, सॉरी T2 अपॉन, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये T2 अपॉन कॉस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन ही रहता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, T3 साइन अल्फा प्लस बीटा। और T3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमें T1 T2 निकालना है। देखो T3 तो हमने निकाल रखा है, T3 की वैल्यू कितनी आई थी, mg। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन के इक्वल किया तो हो जाएगा मेरा, देखो क्लियर है। तो T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो mg cos बीटा डिवाइड बाई, देखो है ना, डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा, ठीक है। और अगर हम T2 भी लिखेंगे तो देखो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे, mg cos अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमको ये भी निकल गया। तो आपको लेमिस समझ में आया, थियरम्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम